नमस्कार, मैं सत्यम चौरसिया आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम एक्सप्रेस में। आज हम बात करने वाले हैं कि समुच्चय क्या होता है और इसका निरूपण किस प्रकार से किया जाता है। तो ये हमारा समुच्चय की सीरीज का दोस्तों दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि समुच्चय के परिचय आपका परिचय समुच्चय कैसे कराया था और हमने समुच्चय के इतिहास के बारे में जाना था। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको वो वीडियो अच्छा लगा होगा। हाँ दोस्तों, यदि आपकी कोई भी कमेंट हो तो दोस्तों आप प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम आपके कमेंट का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि दोस्तों जो हमारा समुच्चय सीरीज है दोस्तों, इसको हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि ये सभी चैप्टर्स में दोस्तों ज़रूरी होता है। इसलिए आप इसे अच्छी तरह से समझने की पूरा प्रयास करिए और हम भी दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि समुच्चय को आप एक समूह के रूप में मान सकते हैं। जो समुच्चय होता है, समुच्चय को आप एक समूह के रूप में मान सकते हैं, ठीक। लेकिन जो ये समूह होगा, इसमें जो समूह मतलब आप जानते हैं क्या होता है। समूह में मतलब दो या दो से अधिक कोई भी चीज़ होंगी उसी को हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। यदि कोई अकेला है तो उसको आप समूह नहीं कहते हैं, ठीक। इसलिए जो दो या दो से अधिक कोई भी चीज़ें हैं तो वो समूह कहलाते हैं। और दोस्तों किसी भी चीज़ की समूह हो सकता है, ठीक। चाहे वो हम कह सकते हैं किताबों का समूह, कापियों का समूह, ठीक, कपड़ों का समूह, दोस्तों का समूह, लड़कों का समूह, लड़कियों का समूह, विद्यालयों का समूह, स्कूलों का समूह, किताबों का समूह। इसी प्रकार से दोस्तों आपने देखा होगा कि अभाज्य संख्याओं का समूह, ठीक, सम संख्याओं का समूह, विषम संख्याओं का समूह। इसी प्रकार से आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत चीज़ों को समूह के रूप में दोस्तों मिलेगा, ठीक। इसलिए आप इसे अच्छी तरह से समझिए और हम भी दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। देखिए, इसका मतलब दोस्तों जो समूह होगा, इसमें कभी कभी आप देखेंगे अवयवों का समूह होगा, ठीक। और आप कभी कभी इसे कहेंगे वस्तुएं कहेंगे, और आप इसी को क्या कह सकते हैं, और आप सदस्य भी देखेंगे कहीं कहीं पर। ये सभी जो होते हैं पर्यायवाची होती हैं दोस्तों। चाहे आप अवयव कहिए या वस्तुएं कहिए या सदस्य कहिए, ठीक। मतलब किसी समूह के अवयवों की संख्या या किसी समूह के सदस्यों की संख्या या किसी समूह में वस्तुओं की संख्या, ठीक। इसके बारे में अभी हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे, उदाहरणों के द्वारा आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। तो दोस्तों ये तो होगा कि समुच्चय होता क्या है। समुच्चय को आप एक समूह के रूप में ले सकते हैं, और जो समूह होता है इसमें दो या दो से अधिक अवयव होंगे या सदस्य होंगे या क्या होगा, वस्तुएं होंगी। और ये जो समूह होगा, इसमें जो सभी वस्तुएं होंगी या अवयव होंगे या दोस्तों सदस्य होंगी, इन सभी में कोई ना कोई एक ऐसा गुण होगा जिसके जो सभी में कॉमन होगा, मतलब सभी में वो गुण विद्यमान होगा या उसी गुण के अंतर्गत सभी वस्तुएं होंगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। तो कुछ उदाहरणों के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, पहला हम लिख देते हैं, जैसे देखिए प्रथम 4 सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। संख्याओं का समुच्चय, इसमें देखिए हमने क्या बताया, प्रथम 4 सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो आप सबसे पहले जानिए कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ये दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, एक से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। अनंत को हम इनफाइनाइट से प्रदर्शित करते हैं। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1, 2, 3, डॉट 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 इनफाइनाइट। हाँ दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि जो डॉट डॉट आप लगाएंगे, गणित में आप केवल 3 डॉट लगा दीजिए। उसके बाद आप यदि जोड़ रहे हैं तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, यदि आप गुणा कर रहे हैं तो गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। मतलब जो भी आप कर रहे हो तो उसका चिन्ह लगा देते हैं। तो इससे मतलब समझ लिया जाता है कि जो ये श्रेणी है या कोई ये जो हमारी जो अवयवों की संख्या है ये अनंत तक है, ठीक। केवल आप डॉट डॉट 3 बार लगाइएगा बस। तो आप दोस्तों अक्सर देखेंगे कि जो गणित में हमारा डॉट डॉट लगाया जाता है केवल 3 ही बार लगाया जाता है। बहुत कम रेयर केस में आप देखेंगे कि 3 से अधिक होंगी या कम होंगी। कम नहीं होंगी, हमेशा अधिक हो सकती हैं भले, लेकिन 3 से कम नहीं होंगी दोस्तों। आप ज़्यादातर प्रयास करिएगा कि 3 ही लगाइएगा। तो आइए जो हमारा प्रश्न है इसके बारे में बात करते हैं। प्रथम 4 सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो प्रथम 4 सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो सबसे पहले आप जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, है ना। अब आप जानते हैं कि सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्या किसे कहते हैं। तो जो सम संख्या होती है दोस्तों, इसे आप वे सभी प्राकृतिक संख्याएं आप कह सकते हैं जो 2 से भाज्य हो या 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए या पूरा पूरा कट जाए, ठीक। इसको आप
ऋणात्मक भी ले सकते हैं, जैसे -2 भी ले सकते हैं, -4 भी ले सकते हैं, -6 भी ले सकते हैं। तो आप प्लस और माइनस दोनों ले सकते हैं सम संख्याओं को। लेकिन यदि आप प्राकृतिक संख्याओं को ले रहे हैं तो आप केवल 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से लेकर के धनात्मक इनफाइनाइट तक आप जा सकते हैं, चाहे जितना सोचिए। मतलब इनफाइनाइट का मतलब दोस्तों अनंत तक, मतलब जितनी गिनती आप गिन सके उससे अधिक, ठीक। तो इस प्रकार से आप समझ गए हैं कि जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ये 1 से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक जाती हैं प्लस की तरफ, और ये जो हमारी सम संख्याएं होती हैं ये हमारी अनंत तक पॉजिटिव में भी जाती हैं और निगेटिव में भी जाती हैं, ठीक। तो दोस्तों जो हमारा सम भाज्य संख्या, क्योंकि दोस्तों हमने कह दिया है कि प्रथम 4 सम प्राकृतिक संख्याओं, ठीक, क्योंकि जो ये सम संख्या है प्रथम 4 सम प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब हम किसको लेंगे, देखिए हम लिख देते हैं दोस्तों कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने सम प्राकृतिक संख्या के बारे में बात किया है। तो सम प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या आप 1 से लेंगे अनंत तक प्लस की ओर, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2 सम है, 4 है और 6 है, ये 8 है ना। देखिए जो 2 है ये भी सम प्राकृतिक संख्या है, और 4 है ये भी सम प्राकृतिक संख्या है, और 6 है ये भी सम प्राकृतिक संख्या है, 8 है ये भी है, और 10 है ये भी है। मतलब दोस्तों आप ये भी समझ सकते हैं कि 2 का पहाड़ा आप पढ़ते चले जाइए, ठीक। जितना आप 2 का पहाड़े पढ़ते जाएंगे जो उसका आएगा आंसर आएगा वही क्या हो जाएंगी, वही सभी संख्याएं क्या होंगी, हमारी सम संख्याएं होंगी। या आप कह सकते हैं 2 से जितनी संख्याएं कट जाएंगी जो संख्याएं वो हमारी सम संख्याएं होंगी, ठीक। तो आप समझ गए कि ये जो प्रथम 4 प्राकृतिक सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, मतलब आप क्या लिखेंगे, कौन कौन सी संख्या आएंगी, 4 लिखना है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। तो आप लिख लीजिएगा 2 4 6 8, 2 4 6 8 लिख लेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देना होगा कि जब भी आप समुच्चय में लिखेंगे, जब भी आप किसी समुच्चय के अवयवों को लिखेंगे तो उसको दोस्तों आप मझले ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक। ये दोस्तों नियम होता है कि यदि आप मझले ब्रैकेट में उसको लिख रहे हैं तो इसका मतलब माना जाएगा कि ये आप समुच्चय लिखे हैं। यदि आपने मझले ब्रैकेट का प्रयोग नहीं किया है तो उसको समुच्चय नहीं माना जाएगा, ठीक। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि एक्टिव मास को हमेशा इस तरह से सिंबल में लिखा जाता है। जैसे यदि आपने H2SO4 लिख दिया और यदि इस प्रकार से बना दिया तो इसका मतलब आप H2SO4 का एक्टिव मास निकाल रहे हैं। और इसी प्रकार से यदि जैसा हमने इसको लिख दिया है, यदि मैं यहाँ पर इस प्रकार से लगा दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो है हमारा ये कोई समुच्चय है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये उदाहरण आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जो समुच्चय होती हैं इनको दोस्तों आप जो समुच्चय होंगी, जैसे कि इसको हम मान सकते हैं A बराबर मान सकते हैं ना। तो दोस्तों जो हम मानेंगे जो समुच्चय होगा इसको हमेशा आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। और जो इसके अवयव होंगे इसको आप हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक। ये कुछ दोस्तों रूल होती हैं, इसे आपको जानना चाहिए। तो जो कैपिटल का मतलब आप जानते हैं कि इस प्रकार से लिखेंगे ABC डॉट 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 3 बार लिख करके जेड तक चाहे जो लिख दीजिए। इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं ABC डॉट 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 3 बार करके जेड तक चाहे जो लिख दीजिए। तो आप ये जान गए कुछ बेसिक चीज़ें, और आप यहाँ पर कुछ और उदाहरण पर दोस्तों बात करते हैं जिससे आपका अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आइए दोस्तों हम कुछ ऐसे प्रश्नों को देखते हैं कि आप उसको बताइए कि क्या वे मतलब कुछ समुच्चय हैं या समुच्चय नहीं है, ठीक। इसमें आप देख करके ये बताने की कोशिश करिएगा कि क्या जो मैं उदाहरण लिखूंगा वो समुच्चय हैं या फिर नहीं है, ठीक। देखिए ध्यान से आप, इससे पहला मान लीजिए लिख दिया भारत की सभी कंपनियों का समुच्चय। बताइए भारत की सभी कंपनियों का समुच्चय। इसको बताने के लिए आप थोड़ी देर सोच भी सकते हैं। वैसे ये बहुत सरल है दोस्तों। आप जानते हैं कि जो इसमें सभी क्या है, कंपनियां हैं। जो सभी कंपनियां दोस्तों ये क्या हो जाएंगी, ये हमारी अवयव हो जाएंगी। मान लीजिए कोई ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, जेड डाटा ऐसे हो गया दोस्तों। ये आपको मानने की जरूरत भी नहीं है, आप केवल इसमें मैंने आपसे केवल ये पूछा है कि आप बताइए कि क्या ये समुच्चय है या नहीं है। तो ये तो हो गया कि इसके सभी अवयव 2 या 2 से अधिक अवयव हैं भारत में, मतलब भारत में कंपनियों की संख्या दोस्तों बहुत है ना। तो इसमें कोई ऐसा गुण है क्या, जैसे कि हमने आपको बताया कि समुच्चय वह होगा जिसमें कोई ऐसा गुण हो जो सभी उसके सभी अवयवों या सदस्यों या वस्तुओं में लागू हो। तो इसमें कौन सा गुण है आप बताइए।
हाँ, आप बता सकते हैं। देखिए इसमें जो भारत की सभी कंपनियां हैं ये कहाँ की हैं, ये भारत की हैं। ठीक, ये सभी जो कंपनियां हैं ये भारत की हैं, मतलब सभी कंपनियों का एक गुण है कि वे कहाँ की हैं, भारत की हैं। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा हमारा, ये समुच्चय है, समुच्चय है। और देखिए एक दूसरा देख लीजिए, दूसरा हमारा बहुत है दोस्तों। इसी प्रकार से आप बहुत बना सकते हैं। भारत की सभी नदियों का समुच्चय, समुच्चय। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो हमने यहाँ पर समुच्चय लिख दिया है इसको आप नहीं लिखिएगा, क्योंकि अभी हम केवल बात कर रहे हैं कि क्या भारत की सभी कंपनियां समुच्चय हैं कि नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, समुच्चय हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप समुच्चय नहीं लिखेंगे। अब देखिए भारत की सभी नदियां, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि क्या भारत की सभी नदियों का जो समूह होगा वो क्या एक समुच्चय होगा, तो आप बताइए होगा कि नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये भी एक समुच्चय ही होगा, क्योंकि ये भी जो इसका गुण है इसका भी गुण समान है कि ये सभी नदियां जो हैं भारत की हैं। यदि मैं इसी में कह दूं कि कोई दूसरी नदी, जैसे आप नील नदी हो गई हमारी, यदि मैं नील नदी की बात कर लूँ, भारत की सभी नदियां तथा नील नदी, भारत की सभी नदियां तथा नील नदी, तो यदि मैं कहूँगा कि ये क्या है, समुच्चय है, तो आप क्या कहेंगे, नहीं है। क्योंकि जो नील नदी है दोस्तों ये भारत में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें सभी अवयवों के गुण तो समान है, सभी अवयवों की कोई एक विशेष गुण है जो समान है, लेकिन जो हमारा नील नदी वाली बात है इसमें ये जो है भारत में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा समुच्चय नहीं होगा। ये हो गया। और आइए हम बात करते हैं 1 3 5 7 9 11, बताइए क्या ये समुच्चय है। तो आप इसमें भी देखेंगे कि सभी जो हैं आप कह सकते हैं विषम संख्याएं हैं, सभी प्राकृतिक विषम संख्याएं हैं। ठीक, तो ये जो प्राकृतिक विषम संख्याएं हैं, इसलिए इन सभी का एक गुण है कि ये क्या है, विषम संख्याएं हैं और प्राकृतिक विषम संख्याएं हैं। इस प्रकार से दोस्तों सभी अवयवों का एक विशिष्ट गुण है जो यह है कि ये एक प्राकृतिक मतलब विषम संख्याएं हैं। तो इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा एक समुच्चय हमारा। इसी प्रकार से आप चौथा ले लेते हैं दोस्तों, एक चौथा उदाहरण भी आप देख लीजिए। चौथा इसी प्रकार से आप देख लीजिए 7 13 17 23 29, ये देखिए क्या ये एक समुच्चय है, हाँ यह भी एक समुच्चय है। ये एक अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, क्योंकि जो ये सभी संख्याएं जो हैं अभाज्य संख्याएं हैं ना। और अभाज्य संख्याएं वो ये संख्याएं होती हैं जो स्वयं से या तो कटेंगी या एक से कटेंगी। ठीक, वे संख्याएं जो या तो स्वयं से कटती हैं या एक से कटती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए कि जो हमारा एक होता है, ठीक, और 2 होता है, यहाँ पर जो एक होता है इसको हम अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं, अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं। 2 जो होता है ये क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, क्योंकि ये 2 से भी कटता है और 1 से भी कटता है। और दोस्तों जो ये 1 है ये केवल 1 से कटता है। ठीक, स्वयं मतलब स्वयं क्या है इसका, स्वयं एक ही तो है, स्वयं जो है इसका एक ही तो है। इस प्रकार से ये बात यहाँ पर यदि आप जानना चाहते हैं कि एक को क्यों अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं, क्योंकि दोस्तों जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनको यह जरूरी होता है कि वे स्वयं से और एक से जरूर कटे। ठीक, लेकिन जो ये होता है ये एक को दोस्तों इसको कैटेगरी से बाहर रखा गया है, इसको अभाज्य संख्याएं नहीं माना जाता है। ठीक, ये इसको हमेशा आप क्या कहेंगे, आप सभी संख्याएं कह सकते हैं लेकिन आप इसको अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। आप अभाज्य संख्याओं को 2 से ही स्टार्ट करेंगे, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जो होता है 2 1 हमारा क्या है, सम अभाज्य संख्या है। अब आइए हमने आपको बता दिया कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसको आप बताइए क्या है दोस्तों। ये भी एक अभाज्य संख्याएं हैं, अब ये भी एक समुच्चय है, क्योंकि जो ये सभी संख्याएं हैं ये एक अभाज्य संख्याएं हैं। अब आइए यदि इसको लिखना हो, यदि आपको इसको समुच्चय के रूप में, दोस्तों आपको हमने बता दिया कि समुच्चय होता क्या है, ठीक, कि कौन से समुच्चय हैं कौन से नहीं है। कुछ और उदाहरण आप देख लीजिए। हम कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों, विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों का त्रिभुजों, ठीक, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए क्या विभिन्न प्रकार के जो त्रिभुज होते हैं वे समुच्चय होते हैं, बताइए आप। हाँ, तो बहुत सही बताया दोस्तों आपने, ये होती हैं, क्योंकि जो सभी जो त्रिभुज होती हैं, ठीक,
उनका एक गुण होता है, एक विशेष गुण यह होता है कि जो सभी त्रिभुज के जो अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, वो चाहे जो कोण हो। ठीक, तो हमने आपको पहले भी बताया कि जो समुच्चय होता है वो एक प्रकार का समूह होता है, और जो इसमें हमने त्रिभुजों के समूह को ले लिया है, सभी प्रकार के त्रिभुज ले लिया है, और इसका एक विशेष गुण भी होना चाहिए। और जो इसका एक विशेष गुण है ये यह है कि इसमें सभी त्रिभुजों के जो अंतःकोणों का योग होता है वो 180 अंश होता है। ठीक, तो ये भी आप समझ गए हैं। अब इसी प्रकार से मैं और भी ले सकता हूँ विभिन्न प्रकार के समांतर चतुर्भुज। तो सभी में समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सभी समझ में आ गया होगा। यहीं पर एक उदाहरण मैं और ले लेता हूँ। जैसे देखिए 3x² + 5x + 6। यहाँ पर देखिए x² + 5x + 6 का गुणनफल, का गुणनखंड। अब बताइए, जो हमने इसको बताया x² + 5x + 6 का गुणनखंड, या आप कह सकते हैं के मूल का, या आप कह सकते हैं के मूल। ठीक, आप बताइए कि क्या जो x² + 5x है + 6 है, इसके मूल जो होंगे क्या एक समुच्चय होंगे? तो दोस्तों सबसे पहले आप इसको निकाल लीजिए, इसके मूल क्या होंगे। इसको मूल निकालने के लिए आप द्विघात समीकरण को जिस प्रकार से हल किया जाता है, ये एक द्विघात समीकरण है, तो इसको आप सरल कर लीजिए। हो जाएगा x² + 5x + 6। इसको इस प्रकार से गुणा किया जाता है x²। आप इसको दोस्तों इस प्रकार से तोड़िए कि इसका और इसका गुणनखंड। ठीक, इसका और इसका गुणनखंड। अच्छा देखिए, ये जो हमारा होता है इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, इसका वास्तविक रूप ये होता है ax² + bx + c। ठीक, तो जो आप निकालते हैं जो b को होता है, b को आप इस प्रकार से, जो b होगा, b बराबर आप कितना लाना चाहिए, bx बराबर जो होगा, bx को आप इस प्रकार से तोड़िए कि जो इसका जो ax² और c का गुणनफल प्राप्त हो, ax² × c का प्राप्त हो। ठीक, तो इस प्रकार से आप तोड़िए bx को कि इन दोनों का गुणनफल जितना किया जाए उतना प्राप्त हो जाए। तो ये 6x² हो रहा है गुणनफल, तो bx बराबर क्या होना चाहिए, 6x² होना चाहिए। तो आप 5x को कैसे तोड़ेंगे, 5x को आप इस प्रकार से तोड़ेंगे। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जो आप इसको बीच वाले के तोड़ेंगे, आप केवल इसमें इसको प्लस या माइनस के रूप में ही तोड़ सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि सभी चिन्ह प्लस में लाना है हमें, तो हम लिखेंगे क्या, 2x + 3x। क्योंकि दोस्तों जो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 है, x² हो जाएगा + 6। अब इसमें आप कॉमन ले लीजिए, क्योंकि जो हमारा bx हो गया दोस्तों, bx बराबर 6x² हो जाएगा, bx बराबर 6x² हो जाएगा जब इसका गुणा कर लेंगे तो इसमें x कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा x + 2, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा प्लस x, यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x + 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर x + 2 दोनों में कॉमन हो जाएगा, x + 2 x + 3। तो यहाँ पर x बराबर 1 हो जाएगा -2, और x बराबर हो जाएगा -3। तो इस प्रकार से जो हमारे मूल हो जाएंगे -2 और -3 हो जाएंगे। अच्छा, अब ये बताइए कि जो ये दोनों मूल प्राप्त हुए हैं, क्या ये एक समुच्चय होंगे, आप बताइए। तो जाहिर सी बात है कि ये भी एक समुच्चय होगा, क्योंकि जो इसका ये दोनों मूल हैं ये किसी एक ही गुणनखंड के मूल हैं। ये इसका एक विशेष गुण है कि ये जो दोनों मूल हैं, इसका जो समीकरण है एक ही है। दोनों का जो द्विघात समीकरण है, जो दोनों जो मूल हैं वो एक ही द्विघात समीकरण के मूल हैं। ठीक, तो इस प्रकार से इन सभी दोनों का गुण एक है कि इनका जो द्विघात समीकरण है, दोनों का द्विघात समीकरण एक ही है। तो अब आप समझ गए कि किस प्रकार से आप कहेंगे कि कौन सा समूह जो है समुच्चय है और कौन सा समूह समुच्चय नहीं है। ठीक, तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं इसके निरूपण की। ये तो आपने अभी तक जाना कि कौन से समुच्चय होते हैं और कौन सा समुच्चय नहीं होता है। बहुत ही सरल था, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी हो सकता है दोस्तों आपको कुछ बातें नहीं समझ में आई हो, तो आप उसको कमेंट जरूर करिए। ठीक, हम आपको अच्छी तरह से उसको समझाने का और अधिक प्रयास करेंगे। वैसे हम ऐसा प्रयास करते हैं कि आपको दोस्तों किसी प्रकार का डाउट ना रह जाए। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि आपको किसी प्रकार की डाउट हो। ठीक, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, आप जरूर कमेंट करिए यदि हमारी कोई गलती हो। अब देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे समुच्चयों का निरूपण। समुच्चय का निरूपण पढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं दोस्तों, हम भूल गए बताने को। देखिए, इसमें जो होता है आपको कुछ विशेष
विशेष जो होते हैं समुच्चय, उसको आपको याद करना होगा। ठीक, जैसे देखिए दोस्तों, जो हमारी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो गया, ठीक, गुणन अभाज्य संख्याओं का समुच्चय हो गया, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो गया, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया, परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो गया, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय हो गया, ये सब दोस्तों आपको बार बार ऐसे मिलते रहेंगी। तो जरूरी है कि आप इसके बारे में जान लीजिए कि इसको आप किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। जैसे देख लीजिए, कहीं पर यदि लिखा है कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो आप इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? वास्तविक संख्याओं को समुच्चय को R से प्रदर्शित किया जाता है। R से क्यों? क्योंकि R से क्या होता है? हमारा रियल नंबर, रियल नंबर्स। और जानते हैं रियल नंबर्स माने क्या होता है? वास्तविक संख्याएं होती हैं। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। तो आप जानते हैं जो वास्तविक संख्याएं होती हैं ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं ना। इसलिए यदि यहाँ पर कह दिया जाए कि वास्तविक, कौन सी वास्तविक संख्याएं? धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अगर कह दिया जाए तो आप लिख देंगे R माइनस, इसे ऊपर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यदि यहाँ पर कह दिया जाए ऋण वास्तविक संख्याओं का समुच्चय तो आप क्या कर देंगे यहाँ पर? मतलब ऋण तो हमने पहले ही कह दिया था, हाँ, ऋण यदि रहेगा, यहाँ पर हमने धन कहा तो यहाँ पर आप प्लस का चिन्ह लगा देंगे ऊपर, और यहाँ पर आप माइनस लगा देंगे। जो प्लस होगा ये बता देगा कि ये धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, और माइनस जो बता देगा कि ये ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। अब देखिए, यदि आ जाएगा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, आप जानते हैं जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं हमारी, ये केवल 1 से अनंत तक होती हैं। इस प्रकार से ये ऋणात्मक नहीं हो सकती हैं, ये केवल धनात्मक ही होंगी। तो हम क्या करेंगे, इसको किससे लिखा जाता है? प्राकृतिक संख्याओं को आप किससे लिखते हैं? नेचुरल नंबर ना, नेचुरल नंबर्स। ठीक, तो जो नेचुरल नंबर होगा इसके पहले शब्द को आप ले लीजिए यन से, यन से प्रदर्शित किया जाता है। कोई आपको दोस्तों परेशानी तो नहीं होती होगी। ठीक, अब आइए बात करते हैं, वास्तविक संख्याएं होंगी, प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अब हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में, पूर्णांक संख्याओं को किस प्रकार से निरूपित करते हैं उसको देख लेते हैं। पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय जो होता है, आप पूर्णांक कैसे होता है? जेड से लिखा जाता है। इसको आप समझ सकते हैं जीरो। ठीक, क्योंकि जो पूर्णांक होता है दोस्तों उसमें जीरो भी होता है। इस प्रकार से आप इससे समझ लीजिए कि जीरो होता है, जो पूर्णांक हमारा होता है उसमें जीरो भी उपस्थित होता है। सभी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं, और साथ में जीरो भी होता है। इसलिए आप समझिएगा जो जेड से इसे इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा रहा है क्योंकि इसमें जीरो भी होता है। तो आप इसको इस प्रकार से समझिएगा। और आप जानते हैं जो पूर्णांक होती हैं धनात्मक पूर्णांक भी होती हैं। तो जब धन पूर्णांक होंगी, जो धन पूर्णांकों का समुच्चय होगा दोस्तों, तब आप क्या लिख देंगे? जेड के ऊपर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। यदि ऋण हो जाएगा तो आप जेड के ऊपर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार से जेड के ऊपर माइनस होगा ये बताएगा कि ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। यदि जेड के ऊपर प्लस है तो ये बताएगा कि ये धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। तो ये सब कैसे होगा कि कभी कभी आपको केवल जानते हो क्या देगा? केवल आपको ऐसे यन लिख देगा। तो यन का मतलब आपको समझना होगा कि ये क्या है। यन एक हमारा नेचुरल नंबर होता है, ये मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। यन यदि कहीं पर लिख दिया गया है तो यन क्या होगा? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। यदि कहीं जेड लिखा है, ठीक, यदि केवल जेड लिखा है तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा ये पूर्णांकों का समुच्चय है, पूर्णांकों का समुच्चय है। यदि यहाँ पर जेड प्लस लिख दिया जाएगा तो आप समझ जाएंगे धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय। यदि जेड माइनस है तो ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। इसी प्रकार से आप परिमेय संख्याओं के समुच्चय को भी लिख सकते हैं, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक, जो परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है होगा उसको आप किससे लिखेंगे? क्यू से लिखेंगे। अब देखिए जो परिमेय संख्याएं होती हैं ये भी धनात्मक और ऋणात्मक होती हैं ना, क्योंकि दोस्तों जानते हैं जो परिमेय संख्याएं होती हैं वे सभी संख्याएं जिनको अंश और हर के रूप में लिखा जा सके उसे आप क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। अंश और हर का मतलब दोस्तों आप जानते होंगे परिमेय संख्या वो होता है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। तो लेकिन इसकी शर्त क्या होती है? जो q का मान होगा दोस्तों, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि q का मान 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो हमारी परिमेय संख्या होती है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं। तो जो धनात्मक होंगी, हमने आपको जैसे सभी में होता है उसी प्रकार से यदि धनात्मक होंगी, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं
देखिए धनात्मक परिमेय संख्या यदि होगी, धनात्मक परिमेय संख्याएं, तो आप इसको किससे लिखेंगे, आप लिखेंगे इसको q प्लस से। यदि ऋणात्मक होंगी तो आप इसको किससे लिखेंगे, यहाँ पर संख्याओं का समुच्चय होना चाहिए, ठीक, तो आप लिखेंगे q माइनस से। ठीक, ये आप समझ गए, कुछ बेसिक है। और आप जानिए अभी तो दोस्तों ये जितना हमने आपको बताया, जो समुच्चय को हमने बताया किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पूरा नहीं लिखेगा कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, वहां पर केवल आपको लिख देगा यन लिख देगा, यन लिख दिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कहीं पर वास्तविक संख्याएं यदि आना होगा या तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के बारे में यदि बात किया गया होगा तो वहां पर प्लस क्यू या माइनस क्यू भी लिख सकता है। तो यदि आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से पता रहेंगी तब आपको दोस्तों सवालों को हल करते समय बहुत हेल्प करेंगी। इसलिए इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, बहुत ही सरल है। आप कॉपी पेन लेकर के इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करिए, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं कि ये तो आप जान गए कि समुच्चय का निरूपण कैसे होता है, और कई सारे समुच्चयों को लिया जाता है, लेकिन ये सभी हमारे क्या हैं, ये सभी ज़्यादातर इसमें पूछे जाएंगे। ठीक, तो आप इन सभी को अभी के लिए याद कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि अभी और एक चीज ध्यान दीजिए, एक चीज और यहाँ पर ध्यान लीजिए दोस्तों, कि जो हमने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय ए है, यदि इसके अवयव ए है, बी है, सी है, डी है, एफ है, और इसको यदि आप समुच्चय के रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाता है। एक चीज आप यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिएगा, जो आप समुच्चय के अवयवों को लिखेंगे उसको आप उसके बीच में अर्धविराम का चिन्ह जरूर लगाएंगे। अर्धविराम के चिन्ह को उसको आप अलग करेंगे। ठीक, जो अर्धविराम का समूह चिन्ह होगा, जैसे मान लीजिए ये जो एक हो गया ये इसका अवयव है, बी हो गया ये भी अवयव है, इसके बीच में आप अर्धविराम का चिन्ह जरूर लगाएंगे। अब देखिए जैसे यदि हम कह रहे हैं कि जो ए है, ये जो स्मॉल ए है कैपिटल ए का अवयव है ना, जो स्मॉल ए है ये कैपिटल ए में है। आप कह सकते हैं जो ये ए है ये इसमें है, या ए जो है ए का सदस्य है, या आप कह सकते हैं जो ए है या स्मॉल ए है वो कैपिटल ए का अवयव है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि जो इसके अंदर जो अवयव होते हैं आप उसको अवयव कह सकते हैं, या सदस्य कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं वस्तुएं कह सकते हैं। जो चीज़ दोस्तों आपको ज़्यादा उपयुक्त लगेंगी वही आप कहेंगे। तो देखिए जो हमारा ए होगा वो इस समुच्चय ए का क्या होगा, एक अवयव होगा, और जो बी होगा ये भी एक क्या होगा, इसका ए का ए में है। आप देखिए अवयव हैं, सदस्य हैं, वस्तुएं हैं, या आप कह सकते हैं में है, ये भी कह सकते हैं। मतलब जो हमारा ये ए है या बी है या सी है और या डी है, ये किस में है, ये हमारा ए में है। मतलब आप इसे समझिएगा, जो ए में का मतलब है दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा, कहीं बहुत जगह आप देखेंगे कि ए में है तो बताइए कि ये कैसे कैसे, इसी प्रकार से प्रश्न आपको दिया जाएगा। तो जहां पर आपको दिया जाएगा ए में है तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो सभी हैं वो ए के क्या है, अवयव हैं। ठीक, ये जो दे दिया जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इसके ए के अवयव हैं। अब यहाँ पर देखिए यदि आपको लिखना है कि ए जो है ए का अवयव है तो आप कैसे लिखेंगे, इसको भी प्रदर्शित करने के लिए एक आपको चिन्ह को दोस्तों, जिसका नाम होता है एप्सिलॉन नाम होता है, एप्सिलॉन नाम से प्रदर्शित किया जाता है। एप्सिलॉन जो ये हमारा जो होता है एप्सिलॉन को आप इस तरह से लिखते हैं, ये एक यूनानी चिन्ह है। ठीक, यूनानी चिन्ह है। अच्छा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कभी कभी ये भी सोचना चाहिए कि आखिर हम इसे अलग चिन्हों से क्यों लिखते हैं। ठीक, हम अपने देश के चिन्हों से क्यों नहीं प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि दोस्तों इसको इस प्रकार से अलग चिन्हों से प्रदर्शित किया जाता है जिससे इसको आप समझ सकें कि इसका जो स्थान है ये एक अलग स्थान है। ठीक, यदि आप अपने ही जैसे हम यदि अपने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को चिन्हों को प्रयोग करेंगे तो आप उसमें कुछ मतलब आपको शायद कुछ चीज़ें समझ में उतनी अच्छी तरह से समझ में ना आए, जिससे कि ये जो हो जाता है ये सभी जगह क्या होती है, सभी जगह पर आप इसी का चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आप ये भी जानेंगे कि हमें दूसरे देशों के चिन्हों को क्यों प्रयोग किए करते हैं। ठीक, अब देखिए जो एप्सिलॉन ये होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है में है, या आप कह सकते हैं सदस्य है, या आप कह सकते हैं अवयव है। मतलब जो एप्सिलॉन नॉट का अर्थ होता है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है में है, सदस्य है या अवयव है। जैसे यदि मैंने लिख दिया कि ए एप्सिलॉन, ठीक, उसके बाद हमने लिख दिया ए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए सदस्य है ए का, या आप लिख सकते हैं ए स्मॉल ए में है ना,
हाँ, आप ध्यान दीजिएगा कि यदि आप इसी तरह से आप लिखेंगे दोस्तों, आप इस प्रकार से ऐसे ही लिखेंगे इसको, ना करके आप इसको इस तरह से लिख देंगे, ये दोस्तों जो हो जाएगा ये गलत है, सही ये है। यदि आप लिख रहे हैं, यदि आप इस तरह से यदि आप इस तरह से लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा ए है, ये जो हमारा स्मॉल ए है ये कैपिटल ए में है, या आप कह सकते हैं स्मॉल ए हमारा कैपिटल ए का अवयव है, या आप कह सकते हैं स्मॉल ए कैपिटल ए का सदस्य है। यदि आप इस तरह से लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा है, ए जो है ये समुच्चय है और ये जो है इसका अवयव है। क्योंकि हमने आपको पहले भी बता दिया कि गया है कि जो समुच्चय होता है उसको हमेशा आप कैपिटल लेटर से लिखते हैं और जो अवयव होता है उसको आप हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आप कभी भी इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे, ठीक। तो अब आपको हमने सब कुछ शायद बता दिया है। हाँ देखिए, यदि हमने लिख दिया है कि ए अवयव है, देखिए इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं जो बी है, ये भी क्या है, बी भी ए का अवयव है, सी भी ए का अवयव है और डी भी ए का अवयव है। इसका नाम दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन लिख देते हैं यहाँ पर, एप्सिलॉन नाम है इसका। दोस्तों एप्सिलॉन के बारे में आप कक्षा 12 में पढ़ेंगे अच्छी तरह से दोस्तों, इसके बारे में आप जानेंगे। इसको आप वहाँ पर एप्सिलॉन को आप निर्वात की वैधोशीलता के रूप में भी देखेंगे वहाँ पर। तो ठीक है, यहाँ पर आप इसको इसलिए प्रयोग करेंगे कि जिसका अर्थ आप मानेंगे कि सदस्य है या में है या अवयव है। जैसे कि देखो, यदि आपने इस प्रकार से लिख दिया ए एप्सिलॉन ए, तो इसका आप किस तरह से पढ़ेंगे, ए जो है सदस्य है ए का, मतलब ए स्मॉल ए कैपिटल ए का सदस्य है, स्मॉल ए कैपिटल ए में है, या आप कह सकते हैं बी ए में है, बी ए का सदस्य है, बी ए का अवयव है। यदि आप या ये भी कह सकते हैं कि जो सी है, या आप कह सकते हैं स्मॉल सी कैपिटल ए में है, स्मॉल सी कैपिटल ए का अवयव है, या स्मॉल सी कैपिटल ए का सदस्य है। इसी प्रकार से आप जो डी है ये भी अवयव है ए का, जो ई होगा ये भी अवयव है ए का, जो एफ होगा ये भी अवयव है ए का। यदि दोस्तों मान लीजिए हमने कोई जी लिख दिया, जी जो है जी अवयव है ए का, बताइए क्या इसमें जी है, इसमें जी नहीं है, इसका मतलब जो है ये गलत है। इसको यदि आप इस प्रकार से लिखना है तो आप इसके बीच में से क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक। जैसे देखिए, यदि मान लीजिए हमने कह दिया कि, यदि मैंने इस प्रकार से लिखा है कि यदि दोस्तों, हाँ ये आप केवल समझिए, यदि बीच में क्रॉस का चिन्ह लगा दिया जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जी ए में नहीं है। ये जो क्रॉस चिन्ह लगाया जाता है ये नकारात्मक भावना उत्पन्न करती है, ठीक। इससे आप समझ लेंगे कि ये नकारात्मक बता रही है कि मतलब उसमें नहीं है। यदि ये नहीं होगा बीच का क्रॉस चिन्ह तो इसका मतलब उसमें है, या उसका सदस्य है, या उसका अवयव है। यदि क्रॉस चिन्ह हो जाएगा तो इसका मतलब उसमें नहीं है, उसका सदस्य है, उसका अवयव सदस्य नहीं, उसका अवयव नहीं है। तो जब ये लगा देंगे तो इसका मतलब नहीं होगा। तब अब आइए दोस्तों, ये सब आप जान गए हैं, ये सब आपको जरूरी है जानना, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ठीक। आप प्रयास भी करिएगा इसको समझने का, और हमने आपको पूरे तरह से प्रयास किया है। आइए हम समुच्चयों के निरूपण के बारे में बात करते हैं। तो निरूपण क्या होता है, ठीक। निरूपण आखिर क्यों, निरूपण मतलब दोस्तों निरूपित करना, ठीक। आप उसको मतलब किस प्रकार से आप उसको प्रदर्शित करेंगे, उसको प्रदर्शित करने के लिए भी आप किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि जो उसके अवयव होते हैं उसको एप्सिलॉन नॉट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसी प्रकार से कैसे हम पता लगाएंगे कि ये एक समुच्चय है और आप उस समुच्चय को किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, ठीक। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहला जो होता है, इसको निरूपित करने की दोस्तों दो विधियां हैं। वैसे तो दोस्तों इसकी विधियां और भी हैं, केवल आप यहाँ पर दो विधियां पढ़ेंगे। आगे जाकर के दोस्तों कक्षा 12 में आप इसकी और भी विधियों के बारे में जानेंगे। इसी में भी दोस्तों जानेंगे, एक होता है सारणियन विधि। इसी प्रकार से बहुत सारी विधियां होती हैं। तो सबसे पहले जो मेन हमारा दो होता है, ये कौन कौन, तो समुच्चय के निरूपण की दो विधियां हम जानेंगे। वैसे तो दोस्तों इसकी निरूपण की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन आप इसमें केवल दो विधियों की जानिए, ठीक। आगे भी आपको मैं आगे जब पढ़ाऊंगा इसके बारे में, इसको जब आप अगले इसके नेक्स्ट प्रश्नावली में जाएंगे तो आपको कुछ और विधियां भी बताई जाएंगी। केवल यहाँ पर दोस्तों ये जो दो विधियां हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधियां हैं, इसको आप अच्छी तरह से जानिएगा तो आपको सभी चीजें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। पहली जो होती है, पहला जो हमारा होता है, आप कह सकते हैं रोस्टर विधि या सारणी विधि, ठीक। और जो दूसरा होता है हमारा समुच्चय निर्माण रूप। तो इन दोनों के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। तो पहला जो होगा हमारा रोस्टर विधि या सारणी विधि। देखिए इसमें जो होता है, हम एक सारणीबद्ध रूप उसको कर लेते हैं।
सबसे पहले हम आइए बात करते हैं इसकी रोस्टर या सारणी विधि। तो सबसे पहले आप जान लीजिए जो इसका निरूपण किया जाता है समुच्चयों का, दो विधियों से किया जाता है। एक तो होता है रोस्टर विधि या सारणी विधि, और दूसरा होता है हमारा समुच्चय निर्माण विधि। तो जो समुच्चय निर्माण विधि होता है उस सब, और सारणी विधि होता है या रोस्टर विधि होता है, ये कैसे होता है, क्यों होता है, क्या होता है, इसको आप अच्छी तरह से जान जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोस्टर विधि या सारणी विधि। देखिए जो रोस्टर विधि या सारणी विधि होता है, इसमें जब हम लिखते हैं अवयवों को, इसमें दोस्तों हम मंझले, हाँ एक बात जो है, इसको सभी को तो मंझले ब्रैकेट में लिखा ही जाता है ना। इसमें दोस्तों जितने भी अवयव होंगे सभी को आप मंझले ब्रैकेट में लिखेंगे। इसको हमने पहले ही बता दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कोई समुच्चय ए है, इसको इसके जो अवयव हैं, ये मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ ये हैं। तो आपको इसको किस विधि में लिखना है? आपको इसको लिखना है रोस्टर विधि या सारणी विधि में। तो रोस्टर विधि या सारणी विधि में लिखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना दोस्तों, केवल आप जो अवयव हैं उनके बीच में आप कॉमा का चिन्ह लगा दीजिए और उनको किसमें, मंझले ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए। ठीक, तो यदि आप उसको मंझले ब्रैकेट में बंद कर दे रहे हैं, इसको मैंने आपको पहले बताया, आप मंझले ब्रैकेट लगा करके उसके अंदर उसके अवयवों को उसके बीच में कॉमा लगा करके आप लिख दे देंगे, तो जो समुच्चय जो एक प्राप्त होगा हमें, यही क्या हो जाएगा हमारा, यही इसको हम क्या कहते हैं, रोस्टर विधि या सारणी विधि। तो आइए हम कुछ इस पर उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई उदाहरण है हमारा, ठीक, उदाहरण क्या है दोस्तों, कह रहा है कि 30 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं का समुच्चय, मतलब जो 30 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका समुच्चय लिखना है। तो आप सबसे पहले 30 से कम विषम प्राकृतिक संख्या कह रहा है दोस्तों। यदि केवल ये विषम संख्या कहता तो आप क्या लिखते हैं, तो भी आप वही लिखते हैं। आप प्राकृतिक संख्या कह रहा है तो भी आप वही लिखेंगे। तो ये जो 30 से कम, पहले आप विषम संख्या लिख दीजिए। तो क्या होगा हमारा, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों कितना हो जाएगा, आखिरी जो हमारा 30 से कम है ना, तो 29 हो जाएगा। ठीक, ये जो हो जाएगा हमारा, ये हो गया। अब इसी को आपको क्या लिखना है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो इसको लिखने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना आपको, केवल आप ऐसे लिखा रहने दीजिए। आप केवल इसको एक मंझले ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए इसी प्रकार से, 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश। दोस्तों यहाँ पर मैंने बहुत अधिक लगा दिया, केवल आपको कितना लगाना है, 3 ही लगाइए, वो सही रहता है। ठीक, तो यहाँ पर अंतिम में आप लिख दीजिए 29 ये। अब देखिए दोस्तों, आपको जरूरत नहीं कि आप पांचों ऐसे लिखिए, केवल दोस्तों आप 2 से 3 अक्षर शुरुआत के, यदि 2 से 3 अक्षर यदि आप लिख देंगे, ठीक, तो उससे पता चल जाता है कि ये क्या लिखा जा रहा है। जैसे देखिए, यदि मैं इस प्रकार से लिखते जा रहा हूँ 1 2 3, इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि मैं क्या लिख रहा हूँ, प्राकृतिक संख्याओं को लिख रहा हूँ। ठीक, इसका मतलब यदि मैं लिख रहा हूँ 1 3 5, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि मैं विषम प्राकृतिक संख्याओं को लिख रहा हूँ। यदि मैं लिख रहा हूँ 2 4 6, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं सम प्राकृतिक संख्याओं को लिख रहा हूँ। ठीक, इसी प्रकार से यदि मैं लिख रहा हूँ 2 3 5 5, इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, मैं एक अभाज्य संख्याओं को लिख रहा हूँ ना, अभाज्य संख्याएं। तो यदि मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ कि, तो इसी प्रकार से दोस्तों यदि आप 3 लिख दे रहे हैं तो उससे पता चल जाता है, जरूरी नहीं कि आप पूरा लिखें। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 3 5 डॉट 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 29। ठीक, आप मंझले ब्रैकेट को जरूर लगाइएगा, भूलिएगा मत इसको। और हाँ, एक चीज़ इसमें और ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए दोस्तों कि यदि इसमें मैं कोई, ये तो उदाहरण हो गया, ये तो आप समझ गए। अब यदि देख लीजिए, यदि मैं दे रहा हूँ कि देखिए 3 3 4 5 6 7 7 11, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको आप समुच्चय के निरूपण के द्वारा लिखिए और रोस्टर विधि द्वारा लिखिए। ठीक, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो आप इसको इसी प्रकार से लिखेंगे जैसे हमने आपको बताया, 3 3 4 5 6 7 7 11। एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि आप तो 3 चीज़ें आपको ध्यान देना है। पहला तो दोस्तों, आप हमेशा जो उसके अवयवों को लिखेंगे उसको उसके बीच में कॉमा का चिन्ह लगाते हुए लिखेंगे, और जो उसके अवयव होंगे उसको आप
मझले ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक, और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यदि उसके अवयवों की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक, जैसे यदि उसके जो अवयव हैं 2 या 2 से 3 बार या कितने भी बार आए, ठीक, तो केवल उसको आप एक बार ही लिखेंगे उसके अवयवों को। ठीक, यदि कोई अवयव या यदि वह 2 से 3 बार आ रहा है तो इसको केवल आप एक ही बार लिखेंगे। ये जरूरी है दोस्तों, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें इसको आप क्या लिखेंगे, केवल आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो ज़्यादा सही होगा। 3, 4, 5, 6, 7, 11, ये जो होगा ये एकदम सही है। ठीक, ये जो पुनरावृत्ति है, इसको पुनरावृत्ति को नहीं लिखना है, केवल आपको एक बार ही लेना है। यदि आप ये 1000 बार आए फिर भी आप इसको एक ही बार लेंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों, मैं यहाँ पर कोई लिख रहा हूँ कैरेट, यदि मैं कह रहा हूँ इस शब्द के आप अवयवों का समुच्चय बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे, इस शब्द के अवयवों को आप समुच्चय निर्माण विधि द्वारा लिखिए। सॉरी, समुच्चय निर्माण विधि द्वारा नहीं दोस्तों, आप रोस्टर रूप में लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, आप सबसे पहले ब्रैकेट को लगाएंगे, मझले ब्रैकेट को, सी लिखेंगे, ए लिखेंगे, आर लिखेंगे, क्योंकि आर 2 बार है तो आप केवल एक बार लेंगे, ओ लिख देंगे और टी लिख देंगे और अंत में मझले ब्रैकेट को लगा देंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये जो होगा केवल आप एक ही बार लेंगे ना। अब देखिए इसी प्रकार से आप क्या लिख सकते हैं, एलिफेंट ले लीजिए, मान लीजिए ELEPHANT, एलिफेंट में देखिए ई है ना, यल है। अब देखिए ई को आपने एक बार ले लिया तो दोबारा नहीं लेंगे, पी ले लीजिए, एच ले लीजिए, ए ले लीजिए, NT, ये हो गया। मझले ब्रैकेट के अंदर आप हमेशा लिखेंगे, चाहे आप समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिख रहे हो या आप रोस्टर विधि या सारणी विधि लिख रहे हैं, तब भी आपको हमेशा समुच्चय निर्माण विधि में ही, मतलब उसको हमेशा मझले ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। ये दोस्तों नियम है कि आप हमेशा जो समुच्चय होगा उसका मझले ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। तो आपको दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रोस्टर विधि या सारणी विधि दोस्तों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमने आपको पूरी अच्छी तरह से समझाने का दोस्तों पूरा प्रयास किया। यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो या आपको कोई समस्या हो तो दोस्तों फिर भी बताइए। हो सकता है कि कुछ चीज़ें मैं भूल गया हूँ, लेकिन दोस्तों हमने पूरा प्रयास किया है कि कुछ चीज़ें ना कोई भी चीज़ ना छूटा हो। ठीक दोस्तों, जो हमारा दूसरा विधि है इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप कहेंगे समुच्चय निर्माण विधि। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आपको कोई संख्याएं दी रहेंगी दोस्तों, आप उसको समुच्चय निर्माण करेंगे, आप उसको निर्माण करेंगे। अच्छा देखिए, समुच्चय निर्माण का मतलब क्या होता है, मतलब समुच्चय निर्माण का मतलब ये होता है कि कोई समूह है और उन समूह के जो सभी अवयव हैं, उन सभी अवयवों में कोई ऐसा विशिष्ट गुण है कि जो सभी अवयवों में उपस्थित है। ठीक, तो दोस्तों वही जो विशिष्ट गुण होता है, उसी विशिष्ट गुण को आप जब लिख देते हैं तो जो उससे प्राप्त होती है उसी को क्या कहते हैं, हम समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। जैसे देखिए हम बात करते हैं कुछ उदाहरणों की। देखिए सबसे पहले यदि मैं बात कर रहा हूँ, यदि आई जो है ये क्या है, आई बराबर क्या है दोस्तों, AEIOU। ये दोस्तों आई कोई हमारा कोई समूह है जिसको हम समूह आई समझ रहे, इसको आई हो गया। ठीक, इतना बराबर आई बराबर क्या हमारा AEIOU। इसको आपको समुच्चय निर्माण विधि द्वारा लिखना है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, यदि आपको दोस्तों इसको रोस्टर विधि में लिखना होता तो जाहिर सी बात है आप इसको मझले ब्रैकेट लगाते हैं, ए लिख देते हैं, आई AEIOU इस तरह से लिख देते हैं ना, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा सारणी विधि ना, ये हमारा सारणी विधि हो जाता है। लेकिन यदि आपको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लिखेंगे यक्स अनुपाते यक्स लिखेंगे और उसके बाद क्या लिख देंगे, यक्स जो है, यक्स एक स्वर है, यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ध्यान दीजिए, देखिए हमने आपको बताया, आप ब्रैकेट को लगा देंगे अंत में। देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि आपको सबसे पहले ये पता लगाना है दोस्तों कि जो अवयव दिए गए हैं उन अवयवों में कौन सा ऐसा गुण है जो सभी में उभयनिष्ठ है। तो जो गुण सभी अवयवों में उभयनिष्ठ होगा उसी को दोस्तों आपको कैसे लिखना है, यक्स अनुपात यक्स लगा करके जो गुण होगा वही आप लिख देंगे। ठीक, और दोस्तों यहाँ पर देखिए जो यक्स अनुपात यक्स है, इसका मतलब जानते हो क्या होगा, आप सबसे पहले जो पहला यक्स होगा दोस्तों, इसको आप पढ़ेंगे सभी यक्स का समुच्चय। आप पढ़ेंगे सभी यक्स का समुच्चय। अब यक्स बराबर कुछ भी हो सकता है। यक्स बराबर दोस्तों यहाँ पर जानते हैं क्या, यक्स बराबर यहाँ पर,
ठीक, सभी एक्स का समुच्चय होगा। और जो ये होगा, जो हमारा सच डेट है दोस्तों, इसका मतलब होगा जहां, मतलब आप पढ़ेंगे सभी एक्स का समुच्चय। ठीक, यदि मैं यहाँ पर लिखा होता, यदि मैंने यहाँ पर लिखा होता दोस्तों वाई अनुपात वाई, ठीक, तो आप क्या पढ़ते हैं, सभी वाई का समुच्चय, सभी वाई का समुच्चय। उसके बाद जो ये है, इसका मतलब क्या होता है, जहां। ठीक, इसका मतलब दोस्तों आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, जहां हो गया। ठीक, सभी यक्स का समुच्चय जहां, उसके बाद से जो है वही हो जाएगा हमारा, जहां यक्स, जहां यक्स, उसके बाद इसको लिखेंगे यक्स, जहां यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक, एक स्वर है। इसी प्रकार से दोस्तों मान लीजिए मैंने लिखा है कि, देखिए मान लीजिए आपको दोस्तों समझ में आया ना, जाहिर सी बात है दोस्तों, यदि मैंने लिख दिया ए कॉमा ए सच दैट ए, इसको आप मध्य ब्रैकेट में लिखेंगे हमेशा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मैंने लिख दिया कि एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, तो इसका मतलब आप इसको कैसे पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे सभी ए का समुच्चय। इसका मतलब हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आप इसको लीजिए, इसको आप क्या पढ़ेंगे, सभी ए का समुच्चय, इसको आप क्या कहेंगे, जहां ए एक प्राकृतिक संख्या है, सभी ए का समुच्चय जहां ए एक प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब दोस्तों आप क्या कहेंगे, सभी ए का समुच्चय, सभी ए का समुच्चय, ए का समुच्चय। यहाँ पर दोस्तों ए के स्थान पर कुछ भी चीजें हो सकती हैं। ठीक, आपको केवल यहाँ पर समझना है, केवल बस समझ जाएंगे तो आप सभी चीजों को अच्छी तरह से हल कर लेंगे। देखिए जो ए ये रहता है, जैसे देखिए दोस्तों, जो पहला इस प्रकार से हमने लिखा है, यह अनुपात एक्स जो लिखा है, एक धन पूर्णांक है ना, धन पूर्णांक है दोस्तों। इसका मतलब हो जाएगा कि सभी एक्स का समुच्चय, ये जो पहला होगा ये हमें एक समुच्चय के बारे में बताएगा, सभी एक्स का समुच्चय, सभी एक्स का समुच्चय, जहां जो बीच का ये हमारा जो सत्य दैट का चिन्ह है वो क्या बताएगा, जहां। उसके बाद जो ये है, इसको आप ऐसे लिख देंगे, यक्स एक धन पूर्णांक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, केवल आप समझ गए क्या है। अब हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे जिससे आपको इसके बारे में अच्छी तरह से दोस्तों पता चल जाएगा। ठीक, तो आइए हम उदाहरणों को देखते हैं। देखिए मान लीजिए सवाल कह रहा है कि, इसको देखिए ए बराबर दिया गया है 1 3 5 1 3 5 7 11, 1 3 5 7, केवल मान लीजिए 7 दे दिया गया है। कह रहा है कि आप इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। आप इसे क्या लिखिए, समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ठीक, आप इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है आपको। देखिए आप क्या लिख सकते हैं इसको, सबसे पहले तो हमने आपको बताया है। अच्छा दोस्तों, जो हमने इस प्रकार से आपको बताया था, यक्स अनुपात यक्स जो होता है दोस्तों, यक्स अनुपात यक्स का मतलब यही होता है कि जो अवयव है, इन्हीं अवयव को ये यक्स इंडिकेट करता है। ठीक, देखिए इसको आप किस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले आप मझली ब्रैकेट को लिख दीजिए, उसके बाद यक्स अनुपात यक्स लगा दीजिए। अभी इस यक्स का मतलब दोस्तों क्या है, सभी यक्स का समुच्चय। इसका मतलब जो है यक्स का, सभी यक्स का समुच्चय। इस यक्स का मतलब है दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सभी यक्स का समुच्चय। अब ये जो बीच में दोस्तों है, इसका मतलब है जहां। उसके बाद जो यक्स आप लिखेंगे, उसके बाद जो गुण सभी अवयवों में कॉमन है उसको आप लिख दीजिए। अच्छा देखिए इसमें सभी कौन सा गुण कॉमन है, ठीक, इसमें कौन सा गुण कॉमन है, इसमें दोस्तों कौन सा गुण कॉमन है, 1 3 5 7। आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये एक धन विषम संख्याएं हैं। ठीक, ये एक धनात्मक विषम संख्याएं हैं ना, ये आप कह सकते हैं विषम संख्याएं हैं। ठीक, ये क्या है दोस्तों, यक्स एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। ठीक, जहां दोस्तों देखिए विषम संख्या है का मतलब तो आप केवल बता देंगे कि विषम संख्या है, लेकिन दोस्तों आपको इसकी वैल्यू को भी, मतलब इसके वैल्यू को भी बाउंड्री कर लगाना है। मतलब आपको केवल 1 से लेकर के 7 तक बताना है ना, आपको केवल ये बताना है कि जो विषम संख्याएं हैं वो केवल 1 से 7 तक हैं। तो आप कैसे बता सकते हैं, आप देखिए दोस्तों, आप इस प्रकार से यहाँ पर और लिख दीजिए। ठीक, आप इसको ऐसे कामा लगा दीजिएगा। उसके बाद कामा लगाने के बाद आप क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, एक बड़ा बराबर यक्स। ठीक, एक यक्स के बड़ा बराबर हो सकता है, और ये जो होता है यक्स बड़ा बराबर 7 ना, समझिए आप। मतलब जो एक यक्स है, यक्स 1 के बराबर है हो सकता है, और उसके बीच में भी हो सकता है, और ये यक्स 7 के भी बराबर हो सकता है। उसके बाद आप इस प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं, या आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि अवयव है n, क्योंकि दोस्तों ये जो है एक प्राकृतिक संख्याएं ही तो है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक,
आप इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, आप इसको यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x ठीक। उसके बाद कॉमा लगा दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए, देखिए 1 बड़ा बराबर x के और बड़ा बराबर 7 के, ठीक। और जहाँ इस प्रकार से यहाँ लिख दीजिए, ये भी एकदम सही रहेगा। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक विषम संख्या है, ठीक। इसको दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, इसको देखिए, सभी x का समुच्चय जहाँ x 1 से बड़ा, एक जो है x के बराबर भी हो सकता है और x 1 से बड़ा भी है, और जो x है 7 के बराबर है और 7 x से बड़ा है, जहाँ x जो है वास्तविक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। देखिए जैसा कि जो हमने अभी आपको बताया था कि n को किससे लिखते हैं हम, नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्याओं से, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से। दोस्तों जो n है यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो x है ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। दोस्तों आपको ये सभी चीज़ें पता चल गई होंगी कि हमने क्यों आपको सभी चीज़ें बताई थी। आइए कुछ उदाहरणों को हम और देखते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, एक उदाहरण हम और लेते हैं। संख्या 42 को विभाजित करने वाले संख्याओं का समुच्चय। दोस्तों आप इसको प्रयास करिएगा, आप घर पर मतलब कॉपी पेन लेकर के दोस्तों इसको हल करने का आप अपने स्वयं से बना करके दोस्तों आप इसको प्रयास करिएगा, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, तब आप उसको जल्दी नहीं भूलेंगे। ये बहुत ही सरल टॉपिक है, केवल आपको ध्यान में कुछ रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, संख्या 42 को विभाजित करने वाले संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए सबसे पहले आप लिख दीजिए कि जो संख्या 42 है ये किससे किससे भाग होगा। तो यदि आपको दोस्तों नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप इसका क्या कर लीजिए, गुणनखंड जब कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये किस किस संख्या से भाज्य है। तो सबसे पहले आप 2 से काटिए, 2 दूनाई 4, 2 1 के 2, फिर 3 से काटिए, 3 7 21 ना, फिर आप किससे काटिए, 2 3 हो गया, 7 हो गया। अब इसको 7 से काट दीजिए, 1 बार हो जाएगा। अब देखिए जो ये हमारा 1 से भी है, 7 से भी है, 3 से भी है और 42 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप इसको कैसे कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे संख्या 42 को विभाजित करने वाला संख्याओं का समुच्चय मान लीजिए ए है। यदि इससे जो विभाजित करने वाली संख्याओं का समुच्चय मान लीजिए ए है तो ए बराबर क्या होगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, 1 लिख दीजिए, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। 7 हो गया, 6 हो गया, 21 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। यही होगा ना दोस्तों, आप देख लीजिए कोई छोटा तो नहीं है दोस्तों, 14 भी होगा इसमें, 14 3 42 होता है ना। इसको दोस्तों आप इस तरह से नहीं निकाल सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक। आप दोस्तों इसको इसी प्रकार से आप निकाल लीजिएगा। आप किसी भी प्रकार से केवल से आपको क्या निकालना है, केवल आपको जितनी संख्याएं से भाज्य होंगी हो उसी को केवल आपको निकालना है। तो देखिए ये हो गया हमारा। और हाँ दोस्तों, हमने आपको एक बात बताने को भूल गए थे, जो हमने समुच्चय निर्माण, जो हमने रोस्टर विधि में समुच्चयों को लिखने की जो विधि बताई थी, प्रदर्शित करने की जो विधि बताई थी, उसमें आप उसके क्रम को आगे पीछे कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि दोस्तों उसके क्रम को आप क्रम वाइज ही लिखिए, आप उसके क्रम को आगे पीछे भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए A, B, C, D ऐसे है दोस्तों, हाँ ये अब तक है ऐसे, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए B, C, ठीक, या D, B, C, B, A, F, इस प्रकार से लिखेंगे तो दोनों सही है। इसके दोस्तों क्रम को अदला बदली करने पर कोई अंतर नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों 3 3 6 2 8, ये दोस्तों हमने प्राप्त कर लिया कि जो ये इतनी संख्याएं हैं जो 42 को विभाजित करती हैं। तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इसको, जब आप समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, x अनुपात x, ठीक। a बराबर आप लिख दीजिए, जैसे कि मैंने मान लिया कि जो a है ये सभी संख्याओं के समुच्चय है, a है, तो a बराबर आपके क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर सभी x का समुच्चय जहाँ x, ठीक, जहाँ x क्या है दोस्तों, x संख्या 42 को विभाजित करता है, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि समुच्चय निर्माण रूप विधि में क्या लिखा जाता है, ठीक। तो दोस्तों आप किताब से दोस्तों सवाल लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो आप प्लीज़ दोस्तों कमेंट करिए, हम अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे, ठीक। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और दोस्तों हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके हमें बताइए। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर दोस्तों लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। और दोस्तों बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, जिससे हम जब भी दोस्तों वीडियो
बनाएं, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।